सब्सक्राइब बटन दबाएं, लाल वाली घंटी दबाएं और फिर वीडियो को देखना शुरू करें। नमस्कार, मैं विक्रांत सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर द रोस्टेड जर्नलिस्ट में। और आज हम बात करने जा रहे हैं बजट सत्र के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि ये एक आम बजट है और इस बजट में भारत के नागरिकों को इस बजट से खासी उम्मीद होती है। लेकिन ये पहला बजट है और शायद हो सकता है कि आगे आने वाले बजट में भी कुछ ऐसा माहौल देखने को मिले जिसमें लोगों की जो रुचि है वो बजट से लगभग खत्म सी होती जा रही है। और ये देश के लिए काफी चिंताजनक बात है। हालांकि आपने देखा होगा, पहले जब बजट आया करता था तब समाचारों में 10 दिन पहले से ही बजट के बारे में चर्चा की जाती थी। उसका एकमात्र कारण ये था कि देश के लोगों को भी बजट की चिंता रहती थी। वो बजट के बारे में बात करते थे और बजट भी उतना ही लंबा हुआ करता था। लेकिन आज उस जैसा माहौल नहीं है। ना ही बजट में कोई ज़्यादा जानकारी मिलती है और ना ही बजट के अंदर में आम लोगों की समस्याएं सुनी जाती हैं। लेकिन इस बार लोग फिर से कुछ उम्मीद कर रहे हैं और इस बार फिर से उनकी ये उम्मीद है कि जो टैक्स स्लैब पिछले कई सालों से चलता आ रहा है उसमें सुधार किया जाए। जीएसटी को लेकर काफ़ी सारी बातें उठाई गई थी। उनके स्लैब में जो जो प्रोडक्ट डाले गए हैं उन सभी पर विचार करने की ज़रूरत है। ऐसी कुछ उम्मीद देश के नागरिक, व्यापारी सरकार से कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि जीएसटी के मामले में भारत एकमात्र ऐसा देश है, 140 देशों में अगर मैं दुनिया के बात करूं तो 140 देशों में भारत जीएसटी में सबसे ऊपर आता है। यानी कि भारत के अंदर में जीएसटी का जो 28% का स्लैब है उसमें 140 देशों में भारत सबसे ऊपर आता है। और ये वो टैक्स हैं जिसके अंदर आप देखेंगे कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे पदार्थ शामिल हैं जिनका आम जनजीवन से बहुत बड़ा जुड़ाव है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं तो सबसे बड़ी बात आती है सीमेंट के ऊपर। रियल एस्टेट हो या कोई भी काम करवाना हो घर के अंदर, सीमेंट की जरूरत जरूर पड़ती है। और बढ़ती आबादी को देखते हुए देश की जिस तरीके से सीमेंट की खपत हो रही है उस पर 28% का जो टैक्स है वो उनके प्राइस को, उनके दाम को और बढ़ा देता है, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ती है, जिसकी वजह से घर महंगे हो जाते हैं। और ये भी एक कारण है जिसकी वजह से आप देखेंगे कि 28% जो टैक्स का स्लैब है उसकी वजह से काफ़ी लोगों में नाराज़गी भी नज़र आ रही है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जीएसटी को लेकर और भी बातें हैं, जिसमें से कि काफ़ी ज़्यादा जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जो इस्तेमाल होती हैं वो ज़्यादातर चीज़ें या तो 12% टैक्स में आती हैं या फिर 18% टैक्स में आती हैं। यानी कि 5% टैक्स का कहीं कहीं तक कोई लेना देना नहीं है। ये कुछ चीज़ें हैं जो लोग उम्मीद कर रहे हैं इस बार सरकार से कि बजट में इन चीज़ों के ऊपर आम लोगों को थोड़ी राहत दी जाए। इसके अलावा लोग और भी चीज़ें हैं जिनके ऊपर इस बार बजट में उम्मीद कर रहे हैं और वो उम्मीद है युवाओं की और आम लोगों की रोजगार की। इस बार रोजगार को लेकर बहुत सारे युवाओं की उम्मीद सरकार से जुड़ी हुई है। हालांकि जो हालात कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में नजर आए और ख़ास तौर से भारत में नजर आए, उन हालातों को देखते हुए आने वाले समय में भी रोजगार के अवसर आते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अब ये तो जब आज बजट वित्त मंत्री द्वारा संसद भवन में रखा जाएगा
तब ये पता लगेगा कि रोजगार के कितने अवसर सरकार की तरफ से आ रहे हैं। और ऐसे ही कई और क्षेत्र के लोग हैं जो इस बार बजट से उम्मीद लगाए बैठे हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं एमएसएमई लोन की और एमएसएमई सेक्टर की, यानी कि माइक्रो मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस, जो कि लघु सूक्ष्म मध्यम उद्योगों की अगर हम बात करते हैं, तो अगर यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये एक ऐसा क्षेत्र है जो भारत की रीढ़ की हड्डी है। अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए सबसे बड़ा आज जिनका हाथ माना जाता है वो एमएसएमई का माना जाता है। और एमएसएमई में आज बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप हैं जो आज युवाओं ने शुरू किए हैं और उनके साथ वो अपने साथ साथ अपने स्टार्टअप में एम्प्लॉयमेंट भी जारी कर रहे हैं। लेकिन अगर बात करें एम्प्लॉयमेंट की और साथ ही साथ स्टार्टअप्स की, तो देखा गया पिछले 2 सालों में, जब से कोरोना वायरस शुरू हुआ और उससे थोड़ा सा टाइम पहले की भी अगर हम बात कर लें, तो इकोनॉमिकल कंडीशन पिछले 3-4 सालों में बहुत बेहतर नहीं रही है। लेकिन अगर कोरोना वायरस से कंपेयर किया जाए, जब 2020 में कोरोना वायरस आया, तब से लेकर अब तक जो अर्थव्यवस्था है उस पर ना ही आम लोगों का ध्यान गया है, ना ही नेताओं ने उस पर बात करी, ना ही विपक्ष ने बहुत बड़ा हमला बोला सरकार पर अर्थव्यवस्था को लेकर। तो अर्थव्यवस्था अगर देखा जाए तो चाहे वित्त मंत्री हो, चाहे आम नागरिक हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे नेता हो, चाहे मीडिया हो, किसी ने भी अर्थव्यवस्था पर ना तो ध्यान दिया, ना ही उस पर बहस करी, ना ही उस पर कोई सवाल उठाए। यानी कि कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था पर तो बात ही नहीं की गई। और यही कारण है जिसकी वजह से इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2022 ये बताता है कि हमारी देश की जो जीडीपी है उसकी ग्रोथ वाकई में चिंताजनक है। हालांकि एक फोरकास्ट के जरिए बताया गया कि जो आगने वाले हमारे 2022 और 23 वाले जो साल होंगे उसमें 9% की ग्रोथ के साथ में हमारे देश की जीडीपी जो है वो आगे बढ़ेगी। ये एक फोरकास्ट है। लेकिन साथ ही उसमें एक कंडीशन ये भी बताई गई कि कोरोना वायरस को देखते हुए जो हालात इस समय भारत में नजर आ रहे हैं वो बताते हैं कि 9% का जो फोरकास्ट है वो नहीं होगा, 6.6% का फोरकास्ट देखा जा रहा है, जो कि अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और ये वो मुद्दा है जिसको सबसे ऊपर देखना चाहिए। लेकिन हमारे देश में इन सारी चीज़ों के ऊपर बात होती नहीं है। इसी वजह से ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में कि अर्थव्यवस्था नीचे गिरती जा रही है। और आज हम चुनावों में अलग अलग मुद्दों पर बात कर रहे हैं, फिर से वही जाति और धर्म की हम बात कर रहे हैं। खैर, आज हम बजट सत्र को लेकर यहाँ पर आपसे चर्चा करने आए थे और आपसे जानने आए थे कि आपकी क्या उम्मीदें हैं। वैसे हमने अपने एक प्रोफेशनल साइट पर एक पोल चलाया था और उसमें पूछा था कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है। मैं आज अपने YouTube के दर्शकों से भी जानना चाहता हूँ जो ये वीडियो देख रहे हैं कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, आपको क्या लगता है कि बजट में ये होना चाहिए और आम लोगों को इन मुद्दों से राहत मिल सकती है। आप अपने विचार भी जरूर रखें। आपके विचारों को हम अपनी वीडियो में आपके नाम के साथ में जरूर चलाएंगे और जो बेहतर आपके सुझाव होंगे उसको हम पूरी कोशिश करेंगे कि सरकार तक भी पहुंचा पाएं। लेकिन अभी फिलहाल मैं बात कर रहा था आपसे पोल की, कि हमने अपनी प्रोफेशनल साइट पे एक पोल चलाया जहां पर हमने पूछा कि लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है। तो सबसे बड़ी बात जो निकल कर आई वो ये आई कि लोग टैक्स में रिबेट चाहते हैं, जीएसटी में रिबेट चाहते हैं और 65% लोगों ने ये कहा कि जो टैक्स का स्लैब है वो दोबारा से रीस्ट्रक्चर होना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में जो टैक्स स्लैब आता है वो बहुत ज़्यादा होता है और टैक्स पेयर के ऊपर ये बड़ा बोझ बन जाता है। आज की अगर दरें हम टैक्स
स्लैब की अगर देखते हैं तो आज की दरें 5 लाख से 7.5 लाख तक अगर आप देखते हैं तो 10% उनको पे करना पड़ता है। 7.5 लाख से 10 लाख के बीच में अगर आप जाते हैं तो आप देखेंगे कि 15% का टैक्स स्लैब उनको पे करना पड़ता है। ऐसे ही अगर आप 10 लाख से ऊपर चले जाते हैं तो ये 25% का टैक्स स्लैब हो जाता है, और अगर आप 15 लाख से अबव चले जाते हैं तो 30% आपको टैक्स पे करना पड़ता है, जो कि देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर यहीं पर मैं बात करूं जीएसटी की, तो जीएसटी के अंदर में 4 स्लैब हैं। 0% से लेकर 5% है, 12% है, 18% है और 28% है। क्योंकि 0% को कंसिडर नहीं किया जाता, इसलिए 5%, 12%, 18% एंड 28% ये 4 स्लैब हैं। लेकिन 12% और 18% में वो चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होती हैं। इसलिए लोगों का ये भी कहना है कि जीएसटी के जो स्लैब बनाए हैं और जीएसटी के जो स्लैब में जो जो चीज़ें रखी हैं उन पर सरकार को विचार करने की ज़रूरत है। इसके बाद और एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो इस वक्त देश में बहुत ज़्यादा छाया हुआ है, और बीच में उसके ऊपर काफ़ी सारे प्रदर्शन भी हुए थे, लेकिन अब बात फिर से कम हो गई है क्योंकि चुनाव का माहौल है। लेकिन चुनावों में ऐसे मुद्दे ज़्यादा उठते हैं, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। वो है फ्यूल एंड गैस प्राइसेस। तेल के दाम देश के अंदर में पहली बार ऐसा हुआ कि 100 पार हो गए, यानी कि शतक पूरा हो गया। शतक पूरा होने के बाद अब फ्यूल प्राइसेस को ये मांग उठाई गई थी कि जीएसटी के दायरे में लाया जाए, क्योंकि अगर जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा तो फ्यूल प्राइसेस में काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन आम लोगों को मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं देखा गया, और अभी भी कुछ ऐसी ही मांग लोगों की आ रही है निकलकर कि वो चाहते हैं तेल के दामों को जीएसटी के दायरे में लाया जाए ताकि तेल के दामों में लोगों को राहत मिले। आपका क्या सोचना है इसके ऊपर, आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। साथ ही मैं ये भी कहूंगा आपको कि ये जो वीडियो है आप इसको शेयर करके लोगों तक हमारी बात पहुंचा सकते हैं, क्योंकि देखिए आम बजट जानना बहुत ज़रूरी है। साथ ही आम बजट में जो आम मुद्दे हैं उन पर बात करनी बहुत ज़रूरी है। मुझे आज भी याद है एक ज़माना था जब बजट आया करता था और लोग टीवी खोल के 10 दिन पहले ही बैठ जाया करते थे। गंभीर चर्चाएं होती थी, बहस होती थी, बड़े बड़े एक्सपर्ट आते थे, नेताओं को बुलाया जाता था, उनकी राय मशवरा किया जाता था, और बहुत सारी बातें, बहुत सारे मुद्दे जनता से भी पूछे जाते थे, किए जाते थे। इसके अलावा संसद भवन में जब बजट पेश किया जाता था तो पूरी धूमधाम के साथ में पेश किया जाता था। एक त्योहार की तरह बजट सत्र पेश किया जाता था, और बजट सत्र के अंदर जब बजट का पिटारा खुलता था तो देश के हर सेक्टर में कुछ ना कुछ देशवासियों के लिए जरूर होता था। आप रेल मंत्रालय से लेकर देख लीजिए, आप किसी भी सेक्टर में चले जाइए, आपको ट्रेन की नवीनीकरण से लेकर, यानी कि उनका जो भी मॉडिफिकेशन होता था वहां से लेकर और क्या नई ट्रेनें आ रही हैं उस तक की जानकारी भी बजट में होती थी। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी बातें होती थी जो बजट में बताई जाती थी कि कितनी नौकरियां किस क्षेत्र में, कहां, किस सेक्टर में निकाली जाएंगी, ये सारी चर्चा होती थी। लेकिन आज वो माहौल है नहीं। आज जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना बजट पेश करेंगी तो ये जो चौथा बजट होगा इसको लेकर उम्मीद ये लगाई जा रही है कि इस बार का जो बजट होगा उसमें लोगों की जो परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, उन पर सरकार गंभीरता से सोचकर इस बजट को उतारेगी। हालांकि सरकार अपना बजट तो पहले ही बना चुकी है, तो अब सरकार को बजट पेश करना है। अब वो पेश होता है तब हम ये देखेंगे आगे जाके कि सरकार ने और क्या क्या चीजें अपने पिटारे से निकाली हैं। लेकिन अभी मैं आपको एक और भी चीज बता देता हूं कि
इसी पोल के दौरान हम लोगों से बात भी कर रहे थे और उनसे जान रहे थे कि और क्या आपको लगता है कि और क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आपकी एक्सपेक्टेशन है सरकार से कि इस बजट में होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, हमने लोगों से सवाल किए थे प्राइवेटाइजेशन को लेकर, क्योंकि बजट में ये जो सरकार है यानी कि मोदी जो सरकार है ये प्राइवेटाइजेशन को लेकर बहुत जोर देती है। और क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये कहा था सरकार का काम व्यवसाय चलाने का नहीं है, जन कल्याण का है, तो हम हर चीज को प्राइवेटाइज कर देंगे। हालांकि कई क्षेत्र के कई नागरिकों ने इस चीज का विरोध किया था, नीतियों का विरोध किया था। उन्होंने कहा कि सरकारी संपत्ति रहनी जरूरी है, अगर सारी चीजें प्राइवेटाइज कर दी जाएंगी तो सरकार के हाथ में कुछ भी नहीं होगा और प्राइवेट अपनी मनमानी करेगा। क्योंकि आपने भी देखा होगा रेगुलेटरी बनाई जाती है लेकिन उनका पालन कोई नहीं करता है। लेकिन सरकारी दायरे में अगर रहेंगी तो वो लोकतंत्र के दायरे में रहेंगी और जनता सरकार से वो काम करवा सकती है। लेकिन एक बार अगर कोई भी संपत्ति प्राइवेटाइज हो गई तो उस पर जनता का हक ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। तो लोगों ने प्राइवेटाइजेशन को लेकर 0% का वोट किया। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम जिस पोल को चला रहे थे उसमें हमें ये उम्मीद थी कि कम से कम एक शख्स तो प्राइवेटाइजेशन को लेकर वोट करेगा। लेकिन चौंकाने वाली बात ये निकली कि किसी भी शख्स ने प्राइवेटाइजेशन को लेकर वोट नहीं दिया। यानी कि अब भारत के लोग भी नहीं चाहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन और ज्यादा बढ़े। हालांकि कुछ प्राइवेटाइजेशन ऐसे हैं जो अच्छे हुए, जैसे कि अगर हम बात करते हैं एयर इंडिया की, तो टाटा ग्रुप ने जो एयर इंडिया को परचेज किया वो अपने आप में एक ऐतिहासिक फैसला था और जिसको हम भी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि एयर इंडिया लगातार नुकसान झेल रहा था और घाटे में जा रहा था। तो इसको बेचना ही सही था, क्योंकि अब टाटा ग्रुप के हाथ में एयर इंडिया आ गई है तो उम्मीद है कि टाटा ग्रुप एयर इंडिया को बेहतर बना देगा। लेकिन जो पब्लिक एसेट्स प्रॉफिट दे रही हैं, प्रॉफिटेबल हैं, उनको भी अगर प्राइवेट कर दिया जाए तो ये देश के लिए और देश की सरकारी संपत्तियों के लिए बहुत नुकसानदायक है। इस पर जो देश की जनता है वो अपना विरोध दर्ज करा रही है। तो ऐसी ही और भी कई बातें हैं जिसको लेकर जनता ने वोट किया है और बताया है कि और क्या क्या मुद्दे हैं उनके, जिसको लेकर वो सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इस बार जो बजट सेशन आएगा उसमें काफी कुछ उनके लिए होगा। जैसे कि अगर हम बात करें तो हेल्थ सेक्टर की, अगर हम बात करें हेल्थ सेक्टर में लोगों ने जो सवाल सरकार तक पहुंचाने के लिए कहे हैं वो यही कहा है कि सरकार जो चिकित्सा है उस पर जरूर ध्यान दे। चिकित्सा आज की जो तारीख है उसमें अगर देखी जाए तो बहुत महंगी होती जा रही है, दवाइयाँ बहुत महंगी होती जा रही हैं। हालांकि दवाइयों पर जो प्रॉफिट है उसमें कोई कमी नहीं आई है, लेकिन जो प्राइस है वो बहुत बढ़ता जा रहा है। तो दवाइयों से लेकर चिकित्सा व्यवस्था को लेकर लोगों की बहुत सारी उम्मीदें सरकार से हैं इस बार, कि इस बार जो सरकार बजट सेशन में अपने बजट को पेश करने जा रही है उसमें चिकित्सा व्यवस्था को लेकर एक भारी भरकम बजट हो जिससे देश बेहतरी की तरफ आगे बढ़े। और ऐसे ही अगर मैं आपको कहूं शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी लोगों की काफी उम्मीद है, क्योंकि आपने देखा होगा कि शिक्षा व्यवस्था जो है वो पिछले 2 साल में पूरी तरीके से चरमरा गई है। ये कहने की बात है कि ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, लेकिन आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि इस समय देश के अंदर में ऑनलाइन पढ़ाई किस कदर चल रही है। ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर सिर्फ ज़्यादातर जगह पर सिर्फ फीस ली जा रही है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई कुछ भी नहीं हो रही है और बच्चे इस कदर अपनी पढ़ाई की क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं कि आने वाला जो फ्यूचर होगा वो बड़ा चिंताजनक होगा लोगों के लिए, उनके बच्चों के लिए और देश के आने वाले भविष्य के लिए। इसको लेकर काफ़ी सारे लोगों ने अपनी चिंता जाहिर करी है और सरकार से ये उम्मीद लगाई है कि शिक्षा को लेकर एक अच्छा बजट पेश किया जाए और सरकारी स्कूलों पर
ध्यान दिया जाए। बजट में इन सारे मुद्दों को लेकर आम जनता चाहती है इस बार कि मोदी सरकार अपना पिटारा खोले और इन मुद्दों पर बात करे। साथ ही अगर हम आज बात करें इसके अलावा और क्या समस्याएं हैं जो आम लोग उम्मीद कर रहे हैं इस बार, वो है ऑटोमोबाइल सेक्टर में इस समय थोड़ी हलचल मची हुई है। क्योंकि अगर आप देख पाएंगे कि अभी थोड़े समय पहले सेमीकंडक्टर को लेकर एक हाहाकार मचा हुआ था जो कि अभी भी जारी है, जिसकी वजह से गाड़ियां बनने में, गाड़ियों को ग्राहक तक पहुंचाने में बड़ी तकलीफ हो रही है और इसकी वजह से दाम जो है वो भी बढ़ते जा रहे हैं। और सिर्फ गाड़ियों में ही नहीं, अगर आप जाएंगे टू व्हीलर व्हीकल्स में तो वहां पर भी आपको इस तरीके की समस्याएं देखने को मिलेंगी। तो चाहे ऑटोमोबाइल हो या इलेक्ट्रॉनिकल सेक्टर हो, वहां पर भी अगर आप देखते हैं तो गैजेट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, उनमें भी जीएसटी का जो स्लैब है वो काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये भी काफी महंगे होते जा रहे हैं। और जो आम लोग हैं, गरीब लोग हैं या जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग हैं, बीपीएल जिनको हम बोलते हैं, वो लोग ऐसे प्रोडक्ट्स को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए टैक्स स्लैब, जीएसटी स्लैब को रिकंसीडर करना चाहिए, रीस्ट्रक्चर करना चाहिए, ऐसी उम्मीद लोग लगा रहे हैं। गैस को लेकर, क्योंकि पिछले, अगर मैं बात करूं तो पिछले 1 साल से 1.5 साल से लगभग सब्सिडी लोगों को मिली ही नहीं है और गैस के दाम बढ़ते चले गए हैं। यहां लोगों ने सवाल किया है कि अगर सब्सिडी नहीं है तो दाम क्यों बढ़ाए गए, अगर दाम बढ़ाए गए तो सब्सिडी क्यों नहीं दी गई। तो क्या आम बजट में इस बार इन मुद्दों पर भी बात होगी? क्या लगता है आपको? आपको लगता है कि ये मुद्दे देश के लिए जरूरी हैं? क्या इन मुद्दों पर बात होनी चाहिए? बजट में इस बार क्या सरकार के पिटारे से आम लोगों के लिए राहत होनी चाहिए? कोरोना वायरस के कारण देश के अंदर कई परिवारों ने अपने प्रियजनों को खो दिया, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर अगर देखा जाए सरकार की तरफ से, मैं पूरे भारत की अगर बात करूं, केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक कोई बेहतर मुआवजा या उनके बच्चों के लिए शैक्षिक शिक्षा व्यवस्था या चिकित्सा व्यवस्था को लेकर ऐसी कोई अभी घोषणा की नहीं गई है। तो उम्मीद ये लगाई जा रही है कि इस बार जो बजट आएगा उसमें जो कोरोना वायरस से जिनके घर के सदस्य या कोई प्रियजन या किसी बच्चे के माँ बाप गुजर गए हैं, तो ऐसे परिवारों के लिए सरकार ने क्या किया है, उनके पास क्या योजनाएं हैं, क्या नीतियां हैं, ये एक बड़ी बात है देखने वाली कि सरकार उनके लिए क्या कर रही है। तो ऐसे ही और भी कई सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर इस बार आम जनता सरकार से गुहार लगा रही है और चाहती है कि इस बार सरकार उनके लिए भी कुछ काम करे। और बड़ी बात यह है कि 5 राज्यों में चुनाव है। सरकार क्या इन 5 राज्यों में जो इस समय चुनाव चल रहे हैं, इन राज्यों के लिए क्या कुछ अलग कर सकती है जिसकी वजह से वोट सरकार की झोली में आ जाए? इन राज्यों के लिए ज्यादा बजट पेश कर सकती है? तो ये भी एक बड़ी बात है जो हम आज बजट सत्र में देखेंगे कि क्या इन राज्यों के लिए कुछ स्पेशल केंद्र सरकार करने जा रही है। और सबसे बड़ी बात कि इस बार बजट सत्र में किसानों के लिए सरकार क्या बजट पेश करने जा रही है, उनके लिए क्या घोषणाएं करने जा रही है, ये भी बड़ी बात होगी, इस बजट में देखने वाली होगी। क्योंकि किसानों को लेकर पिछले
1 साल 1.5 साल में जो किसान आंदोलन हुआ उसमें किसानों की नाराज़गी और देश के अंदर में 2 सबसे बड़े राज्यों में किसानों की तादाद जो सबसे ज़्यादा है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने ये रणनीति ज़रूर बनाई होगी कि किसानों को लेकर कुछ बड़े फैसले लिए जाएं ताकि 2 राज्यों में चुनावों के तहत सरकार को फ़ायदा हो सके और साथ ही किसानों को भी फ़ायदा हो सके। तो ऐसी ही कुछ चीज़ों को लेकर और मुद्दों को लेकर आम जनता की कुछ उम्मीदें हैं इस बार सरकार से कि उनको राहत मिले। बजट एक ऐसा सत्र होता है जो त्योहार की तरह देश में मनाया जाता था। हम उम्मीद करते हैं कि लोग इस बार भी त्योहार की तरह बजट सत्र को मनाएं और बजट में आने वाली एक एक जानकारी को पढ़ें और हम भी अपने चैनल के माध्यम से आप तक बजट की एक एक जानकारी को पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन साथ ही हम ये कहना चाहेंगे कि आप लोगों को भी अब आम मुद्दों पर सरकार से सवाल करने की ज़रूरत है। शिक्षा, चिकित्सा, इन व्यवस्था के ऊपर आपको गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है क्योंकि ये वो मुद्दे हैं जिससे ना सिर्फ आप बल्कि पूरे देश का भविष्य जुड़ा है और आम बजट में इनके ऊपर बड़े बजट का पेश होना बहुत ज़रूरी है। और बजट सिर्फ पेश नहीं करना, उस बजट के साथ साथ नीतियों पर कैसे काम होगा इसके बारे में भी जानना आपके लिए, हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। तो ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहें, बजट सत्र की जानकारी हम आपको देते रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है आप उतना ज़्यादा शेयर करें क्योंकि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो लोगों तक जो असल ज़मीनी मुद्दे हैं जिनके ऊपर बजट होना चाहिए उनके ऊपर चर्चाएं होनी ज़रूर शुरू होंगी। बाकी बजट सत्र की पूरी जानकारी हम आपको अपने चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।